हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दिव्या साहू। आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पहले टॉपिक का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। और हमने जैसे कि आपको शिक्षण का अर्थ बताया था और संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ भी बताया था, उसकी परिभाषाएं दी थी। आज हम उत्तम शिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उत्तम शिक्षण क्या होता है? ऐसा शिक्षण जिससे बच्चे में स्वयं सीखने की इच्छा जागृत हो और बच्चा आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करे, सीखे, आगे आए, आपसे क्वेश्चन करे और अपने प्रश्नों को संतुष्ट करे, क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो ऐसा शिक्षण उत्तम शिक्षण कहलाता है। उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। योकम व सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई 5 जो विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जो आवश्यक है। जैसे कि क्लास 2 के बच्चे को जोड़ आपको सिखाना है, घटाना सिखाना है मैथ में, तो आप उसके लेवल के हिसाब से जोड़ और घटाना सिखाएंगे। अगर 2 अंकों का जोड़ सिखाना है तो आप 2 ही अंकों का सिखाएंगे। उससे आप अगर उसे 6 अंकों का जोड़ या हासिल वाला जोड़ इस तरह से सिखाने लगे तो गलत हो जाएगा, या आप उसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं सिखा सकते क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है। और तो जो उस कक्षा के लिए वांछित हैं वो सूचनाएं आप प्रदान करें। आपको तो बहुत आता है लेकिन उस बच्चे के लिए वो आवश्यक नहीं है क्योंकि वो उसकी उम्र नहीं है सीखने की, वो नहीं सीख पाएगा। तो वांछित सूचनाएं प्रदान करें। आपका क्लास जो है आप शिक्षण कर रहे हैं उसमें क्लास में आदेशात्मक वातावरण नहीं होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। आप फैसिलिटेटर हैं, बच्चे को गाइड करें, निर्देश दें कि ऐसा कर सकते हो, तो उसे जानकारी दें। जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित हो आपका क्लास, आपके शिक्षण। आप सभी को हिस्सा लेने दें, सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार हो और सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दें, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे सिद्धांत को आप अपने क्लास में लागू करें। सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। अब आपका क्लास अगर ऐसा होगा तो बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद आपके क्लास में सीखना चाहेगा, भागेगा नहीं आपके क्लास से। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित प्रगतिशील होता है, यानी आपके क्लास में आपका क्लास में छात्र और शिक्षक दोनों को परस्पर सहयोग से शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना होगा, तभी शिक्षण प्रगतिशील होगा। अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को महत्व नहीं दे रहे हैं तो बच्चा सहयोग नहीं करेगा आपको, और इस तरह से आपकी शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। आप हर बच्चे पर ध्यान देंगे तभी हर बच्चे की कठिनाइयों को समझ पाएंगे कि क्यों कौन सा बच्चा नहीं सीख पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वो पीछे रह रहा है। तो उन कठिनाइयों को जानेंगे, जांचेंगे, तब आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अलग अलग विधियाँ उपयोग करेंगे, रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण लागू करेंगे। कैसे बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको अलग क्लास देने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे अगर आप कठिनाइयों को जानेंगे, बच्चे की जांच करेंगे। तो हर बच्चे पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं। अब आप फैसिलिटेटर होंगे, बच्चे को करके सीखने दें तो बच्चे क्रियाशील होंगे और वो स्वयं से सीखेंगे तो उनका ज्ञान स्थायी होगा तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होगा। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। जब आप करके सीखने देंगे तो बच्चे कुछ नया करेंगे और उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी सीखने की और इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। कोई बच्चा क्रिएटिव है, कोई बच्चा जल्दी याद करता है, कोई बच्चा धीमे याद करता है, अलग अलग योग्यताएं हैं उनमें। कोई अच्छा गायन करता है तो कोई अच्छा डांस कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि डांस करने वाला जो बच्चा है वो क्लास में थोड़ा सा पढ़ने में वीक है तो आप उसको उस पर डांटते रहें। आप उसकी उस क्वालिटी को निखारिए, उसको उसमें भाग लेने के लिए आगे बढ़ाइए तो वो उसमें बेहतर करेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं अपने विद्यालय में, तो आपका शिक्षण उसमें बेहतर होगा। बच्चे को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सिखाइए। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, की
क्यों शिक्षण होता है, क्या उद्देश्य है शिक्षण के। आखिर विद्यालय में शिक्षक क्यों रखे जाते हैं शिक्षण के लिए, बुक्स तो होती ही हैं। तो तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर भी पड़ा है, जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्य, विधियों, प्रविधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका व्यापक बदलाव आया है। शिक्षक की भूमिका में व्यापक बदलाव आया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले जो शिक्षक होता था, जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। यानी बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, रुचिकर है, आनंदमय है। मतलब शिक्षा को आपको शिक्षण ऐसा करना है कि जो भी आप पढ़ाएं वो बालोपयोगी हो, रुचिकर हो, आनंदमयी हो, प्रभावी हो, बच्चे प्रभावित हो उससे, और व्यवहारिक तथा बोधगम्य हो, बहुत ही आसान लगे बच्चों को और वो जल्दी से उसे सीख लें, जिससे बच्चे की क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके। मतलब अपनी क्षमता के अनुसार हर बच्चा भिन्न होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस विषय वस्तु को वो ग्रहण कर सकें और समय का प्रयोग कर सकें, यथा समय प्रयोग कर सकें, और आपके द्वारा जो शिक्षण है वो अपने जीवन में प्रयोग कर सके। जीवन में प्रयोग करेंगे तभी शिक्षण जो है आपका प्रभावी होगा और सफल होगा। शिक्षण का उद्देश्य तथ्यों का स्मरणीकरण नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे रिसर्च किया और बहुत सारे तथ्य जाके पढ़ा दिए, तो कक्षा पास तक की टीचिंग में उनको तथ्य याद कराना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। उनमें आपको दक्षता विकसित करनी है। किसी भी बच्चे में उसके अंदर जब दक्षता होगी तो वैसे भी वो बेहतर होगा, उस चीज़ में बेहतर करेगा। आपको सिर्फ तथ्य नहीं रटाने कि ये चीज़ ऐसी ही होती है, आप रटा दिए। समझाना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक योग्यताओं का विकास करना है। आप उसकी भावनात्मक विकास करना है, उसका ज्ञान ऐसे देना है कि वो उन चीज़ों को समझ सके। और क्रियात्मक यानी आप करके सीखने पर जोर देंगे तो क्रियात्मक योग्यता का भी विकास होगा। रायबर्न क्या कह रहे हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। आप इसमें से ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से रख सकते हैं, बेहतर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। आप अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप इनमें से कोई 3 या 4 पॉइंट, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं, छोटा है तो 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। आप ऐसी शिक्षा दें जो उनके जीवन में उपयोगी हो, व्यक्तित्व का विकास करे, क्षमताओं का विकास करे और उनकी योग्यताओं को निखारे, कुशलताओं को बढ़ाए अधिकतम सीमा तक। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले। तो आपको शिक्षण ऐसा करना है कि बच्चे सभी कार्यों में रुचि ले। तो बच्चे की क्या फीलिंग होती है कि उसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गेम्स ज़्यादा पसंद होते हैं, खेलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो उन्हें खेल विधि से अगर आप सिखाएंगे तो वो पढ़ने में रुचि भी लेंगे और आपके द्वारा आपके क्लास में हमेशा प्रेजेंट भी रहेंगे। और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, आप जैसे आपने कुछ पढ़ाया और बच्चे को आप उसको बताते हैं कि आप इसे करके दिखाइए आके सामने। आपने कोई कविता पढ़ाई, अब बच्चे को बुलाया, एक एक बच्चे को आप बुलाते गए, उसे सभी बच्चों के सामने खड़े होकर कविता का भावात्मक प्रदर्शन करने के लिए, जिसकी एक्टिंग के थ्रू प्रदर्शन करने के लिए कह दिया बोल बोल कर, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसका अंदर का डर खत्म होगा और आत्मविश्वास प्रबल होगा। तो आप आत्मविश्वास की भावना ऐसे जागृत कर सकते हैं। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना। हर छात्र में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको सही दिशा देना, उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, ताकि उनका जो बच्चे हैं किसी की चीज़ अच्छी लगी उठा लेते हैं, तो आपको उन्हें इस तरह से शिक्षित करना है, उन्हें हर चीज़ के विषय में ऐसे ध्यान से बताना है, एकदम से डांटना नहीं है, मारना नहीं है, और क्योंकि मारना तो मना ही है,
और मानना है भी नहीं, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आप उन्हें ऐसे शिक्षण दें, उसके विषय में बताएं कि ऐसा मत करो, या फिर किसी के थ्रू अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे आप उन्हें उस विषय में समझा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ छोड़ देंगे। स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करें, किसी कहानी को सुना सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो बच्चा बहुत लड़ता है तो आप उन्हें सिद्धार्थ और उस हंस की कहानी सुना सकते हैं। तो इससे बच्चे में कोमल भावना विकसित होंगी और वो लड़ाई झगड़ा करना बंद करेंगे। तो आपको उन्हें सही ज्ञान देना है ताकि वो देश, समाज और विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना, उनमें व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। आप उनकी क्वालिटीज़ को पहचानिए, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, तो आप उनको उसी दिशा की तरफ जाने के लिए उनको ज्ञान दे सकते हैं कि अगर आपको आता है, और उन बच्चों को उस दिशा की, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम इसके विषय में सीख सकते हो। छात्रों में नेतृत्व क्षमता और नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें क्षमता होती है कि वो क्लास का नेतृत्व कर सकें, तो उन्हें ग्रुप का लीडर बना सकते हैं आप, और उनको अच्छी सीख देकर उनमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाएं। अब आप क्लास में गंदगी है तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए, और ऐसे ही लोग जो है कर रहे हैं कि डस्टबिन इस तरफ बाहर कूड़ा फेंकते हैं, वो सड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। इस तरह की आप जानकारी भी दे सकते हैं कि क्यों हमें सफाई करनी चाहिए। फिर आप उनसे उस चीज़ को उठवाएं और साफ़ करवाएं और पेड़ लगवाएं, तो आप वो अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होंगे, पेड़ों के प्रति, और तो पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे और स्वच्छता के प्रति। तो ये पॉइंट हो गया आपका। छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। आप उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें ये कह सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो बेहतर करेंगे, और ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप उनके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि पेरेंट्स का मुख्य रोल होता है बच्चे की सफलता में। छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना, उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। जब आप बच्चे को सक्रिय रखेंगे, उन्हें करके सीखने देंगे, तो उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा, यानी बच्चा कुछ अलग करेगा। सभी बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट ही करेंगे, तो कोई कुछ नया करेगा तो उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना व अशुद्धियों का निवारण करना। जब आप उनकी कठिनाइयों को जानेंगे तभी उनका निवारण कर पाएंगे। छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करना सिखाना, ताकि समाज व लोकतांत्रिक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो आपको उन्हें समायोजन करना सिखाना है कि समाज में उन्हें कैसे रहना है। बदलते समय के साथ साथ बच्चों के स्वभाव, रुचियों, सोचने, समझने व सीखने की गति में भी आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण आज शिक्षण कार्य को अधिक व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है, ताकि विद्यालय का हर बच्चा अपनी रुचि, क्षमता व स्तर के व गति के अनुरूप सीख सके। बच्चे के सामने जो आपको शिक्षण करना है वो बहुत ही स्वाभाविक करना है, व्यावहारिक करना है, यानी हर बच्चे को आपको सभी बच्चों को डांटना नहीं है, और खेल विधि का प्रयोग करके छोटे बच्चों के बीच में बढ़ाना है, ताकि वो आपसे जुड़ सकें और बेहतर सीख सकें। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि शिक्षण में विभिन्न तरीकों, विधाओं, क्रियाकलापों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण में विभिन्न तरीकों, विधाओं, क्रियाकलापों का प्रयोग करता है। कुछ क्रियाकलाप यहाँ नीचे दिए गए हैं, जिससे आप अपने शिक्षण को प्रभावी व उत्तम बना सकते हैं। तो आप अपने क्लास में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं देख सकते हैं। शिक्षण में प्रयोग के प्रमुख क्रियाकलाप। आप कक्ष में अगर इन क्रियाकलापों को प्रयोग करते हैं तो आपका शिक्षण प्रभावी बनेगा ही बनेगा। आप पाठ्य वस्तु आधारित कोई गतिविधि करा सकते हैं, कोई क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे आपने कोई किसी नाटक का आयोजन करा दिया तो कोई गतिविधि हो गई। क्रियाकलाप ऐसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई मॉडल वगैरह बनवा रहे हैं,
तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रभावी बनाने के लिए। बच्चे अच्छा सीखेंगे और स्थायी सीखेंगे। छोटे व बड़े समूहों में कार्य करना, अगर आप उन्हें ग्रुप में बांट देते हैं तो ग्रुप में बांटने से बच्चों में सहयोग की भावना आएगी और स्वयं करके सीखेंगे। और आप यहाँ पर NEP के अकॉर्डिंग शिक्षक एक फैसिलिटेटर है, वो गाइड करता है बच्चों को। बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराना जिन्हें बच्चे स्वयं व साथियों के सहयोग से करें, ये चीज़ है। विविध प्रकार के अभ्यास कराना व उनकी जांच करना, आप अपने पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करा सकते हैं और देख सकते हैं कि उन बच्चों ने कितना सीखा। शैक्षिक और मनोरंजनात्मक खेल खिलवाना, आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ऐसे रख सकते हैं जिस दिन आप खेल खिलाकर उनका जो है मनोरंजन कर सके, और खेल भी ऐसा जो शिक्षा से जुड़ा हो, जो उनके ज्ञान का विकास करे। बच्चों को लगेगा हम खेल रहे हैं और वो खेल खेल में चीज़ें सीख जाएंगे। वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना, किसी कहानी का वर्णन कर सकते हैं, किसी घटना का व्याख्यान कर सकते हैं, कथनों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। प्रश्नोत्तर व प्राप्त उत्तरों को सभी बच्चों के सामने स्पष्ट करना, जैसे कि आपने कोई प्रश्न किया, सभी बच्चों से जो है आपने प्रश्न किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने उत्तर बताए। बाद में आप सही उत्तर श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, तो इससे सभी बच्चों ने सही उत्तर देख लिया और उसे जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने इतना प्रयास किया तो उसके बाद जब उन्हें उत्तर मिला तो वो उसको जल्दी सीख लेंगे। लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु प्रत्येक बच्चे से वार्तालाप करना, कविता, कहानी, दृश्य, चित्र आधारित लेख लिखवाना। आप उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों से वार्तालाप कर सकते हैं, किसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कह सकते हैं, और कविता सुनाने के लिए कह सकते हैं कि आइए कविता की एक्टिंग के साथ उसे सुनाइए आके, और सभी बच्चों को हम भी सुनेंगे। और दृश्य चित्र आधारित लेख लिखवाना, जैसे कि आपने कोई पिक्चर दिखाई और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि अब इसे देखो और देखकर अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखो, कहानी सोचो और लिखो। तो आपको लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का पता चल जाएगा कि बच्चे सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सही अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करना है, आपको TLM का जो है अधिकतम प्रयोग करना है, क्योंकि TLM के थ्रू आपका शिक्षण अधिक प्रभावी होता है और छोटे बच्चे इस तरह के चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आप कोई चार्ट बना के ले गए तो वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे क्लास में आज चार्ट आया है और ये बहुत अच्छा है, मैम ने बहुत अच्छा बनाया। और फिर वो आप उसमें कुछ भी समझाएंगे तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रायोगिक कार्य करा सकते हैं, कोई कार्य करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं और आप बच्चे कर रहे हैं, आप निरीक्षण करिए। चर्चा पर चर्चा करवाना और महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना, जैसे कि बताया। प्रेरणा व आवश्यक सुझाव प्रदान करना, बच्चे को प्रेरित करना, मोटिवेशन करना और उसके प्रश्न जो होंगे उन पर अपने सुझाव प्रदान करना। मूल्यांकन करना, अब आपने कुछ पढ़ाया है तो उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। मूल्यांकन करने से ही पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। स्वाध्याय व विचार विमर्श के अवसर प्रदान करना, आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, स्वाध्याय पर फोकस करने कि बच्चा स्वयं पढ़ना सीखे, स्वयं जो है अध्ययन करे, सिर्फ आप पर निर्भर न रहे। स्वाध्याय पर जो है आपको फोकस करना है और विचार विमर्श के अवसर देने हैं ताकि बच्चा अपने ज्ञान को विकसित कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला टॉपिक शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य आज पूरा हो गया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।